Hello everyone, welcome back to the channel. This is your friend Vansh and today we are going to start with a new series of financial management FM part first of semester 3. तो आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में इसकी पहली यूनिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पहली यूनिट विच इज इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो इसमें हम आज देखेंगे हम कौन कौन से टॉपिक कवर अप करेंगे. आज हम बेसिकली कवर अप करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके फीचर. देन उसके बाद देखेंगे हम फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में. हमारे ओवरऑल देखा जाए तो 4 डिसीजन होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और लिक्विडिटी डिसीजन. उनके बारे में इन डेप्थ डिटेल करेंगे. उसके बाद रहेगा हमारा 4th टॉपिक, रोल ऑफ HR फाइनेंशियल मैनेजर के रोल. क्लियर? तो आज हम देखने वाले हैं ये सब चीजें. तो आइए देखते हैं एक एक करके. मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि कल मैं करने वाला था तो कल था, बट क्या हुआ कि लाइट की प्रॉब्लम होती थी, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी नेटवर्क की इश्यूज, तो मैं उसको इसलिए अपलोड नहीं कर पाया. तो कोई बात नहीं, मैं आज अपलोड जरूर कर दूंगा. तो आज मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि एडिटिंग में काफी टाइम जा रहा था उसमें. तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके आपको दोबारा एक्सप्लेन करने वाला हूं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वर्ड को अगर डिवाइड करें फाइनेंशियल और मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट तो आपने क्लास 12th से पढ़ रहे हो. आपने क्लास 12th में पढ़ा, आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा, आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा कि मैनेजमेंट होता क्या है. मैनेजमेंट होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना. तो इसमें स्टाफिंग को मिसिंग कर दिया मैंने. इसमें लिखा है FM इज ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. स्टाफिंग को नहीं करा क्योंकि स्टाफिंग हम सेमेस्टर नंबर 2 में हमने HR प्लानिंग पढ़ा था, HR मैनेजर पढ़ा था, HR मैनेजमेंट पढ़ा था. तो उसमें हमने HR के बारे में पढ़ा था, यानी ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, यानी जो अपना स्टाफिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है उनका स्टाफ को रिक्रूट करना, उसे प्रोक्योर करना, उसे इंड्यूस करना ताकि वो अप्लाई कर सके हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. तो हमने ये सब चीजें HR मैनेजमेंट में देखा था. तो अब देखते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फंड्स का मैनेजमेंट. जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे रिलेटेड जितना भी वर्किंग रहेगी फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब हाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. तो अगर हम फाइनेंशियल और मैनेजमेंट को डिवाइड कर देंगे तो मैनेजमेंट तो आप जानते ही हैं. अब फाइनेंशियल क्या है? फाइनेंशियल मतलब फंड से रिलेटेड. फंड्स का जितना भी मैनेजमेंट होगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है. इजी लैंग्वेज में ये हो गया इसकी डेफिनेशन. तो आइए देखते हैं एक बार क्या लिखा है. FM यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज. फाइनेंशियल एक्टिविटीज का ये सब चीजें प्लान करना, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्लान करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, उसे डायरेक्ट करना और उसे कंट्रोल करना. फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइज की उसको एक्वायर करना, उसे प्रोक्योर करना और उसको यूटिलाइज करना फंड्स का. प्रोक्योर मतलब उसे लेके आना, और यूटिलाइजेशन उसे अपने जितने भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने जिस भी प्रोजेक्ट में आपने लगाना है उसमें लगाना, ये उसका यूटिलाइज करना फंड्स का किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज का. ठीक है. और दूसरी बात ये है, इट मींस अप्लाइंग द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइज. अभी जैसे हमने देखा था मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट ये होता है POSDC. आपने 12th में पढ़ा था, आपने 7 में पढ़ा. तो अप्लाइंग द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज. फाइनेंशियल रिसोर्सेज वही फंड्स के बारे में हमने बात करी, हमने मॉनेटरी के बारे में, हम मनी के बारे में बात करेंगे. तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है हमारी एंटरप्राइज की. ठीक है. तो इसके बाद आता है फाइनेंशियल डिसीजन. हमने देख लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है. अब इसमें कुछ फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं. इसमें हमें कुछ 4 डिसीजन के लेने हैं बेसिकली इस यूनिट में. तो पहला डिसीजन होगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म एसेट मेक डिसीजन. इसमें हमें बेसिकली ये करना है कि अगर हमारे पास कोई भी फंड्स आता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन सबका इन्वेस्टमेंट कैसे कर जाए, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर जाए, सो दैट हमारा मैक्सिमम बेनिफिट, हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके ऑर्गेनाइजेशन का. क्लियर? इन्वेस्टमेंट में हमें ये देखना है. फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन. अब फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन में हमें ये देखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उन फंड्स को लाया कैसे जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि किस किस सोर्सेज हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज, जैसे इक्विटी, डेट. 2 हमारे मेजर सोर्सेज रहते हैं, इक्विटी और डेट. तो कौन से हमें ज्यादा लेना प्रॉफिटेबल रहेगा, कि अगर हम इक्विटी से लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या हम अगर डेट लेंगे तो ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. तो हमें उसका डिसीजन लेना, या कुछ कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लें, कुछ पार्ट हम इक्विटी ले लें और कुछ पार्ट हम डेट ले लें. तो वो भी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ले. तो उसका कौन सा बेस्ट डिसीजन रहेगा हमें ये लेना है. देन इसके बाद हमने प्रोक्योरमेंट भी कर लिया, हमने उसे इन्वेस्ट भी कर दिया. अब उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आया है, हमने जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले भी लिया,
प्रोक्योर भी कर लिया, हमने उसे इन्वेस्ट भी कर दिया। बट अब जो इन्वेस्ट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसका क्या करेंगे? अब उसका प्रॉफिट का दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड डिक्लेयर कर दें, या फिर हम रिटेन कर लें। दो काम हो सकते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर कर दें या रिटेन कर लें, या कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों। जैसे बीच में था ना कि अगर हम इक्विटी ले लें या हम डेट ले लें या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों, तो इसी तरह या तो हम डिविडेंड डिक्लेयर कर दें या फिर हम उसे रिटेन करके चल दें या फिर दोनों कर लें। तो हमें ये इसका डिसीजन लेना है कि किस सिचुएशन में कौन सा बेस्ट रहेगा। क्लियर? इसके बाद रहता है लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म एसेट मिक्सिंग। लिक्विडिटी से क्या मतलब है? लिक्विडिटी से मतलब है कि जो हमारे करंट एसेट्स अवेलेबल होंगे विद इन टू द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन पे ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। मतलब अगर फॉर एन एग्जांपल आपके पास कुछ करंट एसेट्स हैं और आपके पास कुछ लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटीज का पे ऑफ करना जरूरी रहता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके पास अगर मान लीजिए 10 लाख की एसेट्स हैं और आपके पास 7 लाख की करंट लाइबिलिटीज है, 10 लाख की करंट एसेट्स हैं और 7 लाख की करंट लाइबिलिटीज हैं, तो आप बड़े आसानी से उसे पे ऑफ करवाओगे। वेयर अगर आपके पास 10 लाख की लाइबिलिटी हो जाए और आपके पास केवल करंट एसेट 7 लाख के हो, तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। उस केस में आप इलिक्विडिटी का शिकार हो सकते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इलिक्विडिटी की सिचुएशन आ सकती है। तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म डिसीजन कि हमें कितना रेशियो, कितना प्रोपोर्शन हमें फिक्स एसेट्स में रखना है और कितना करंट एसेट्स में, ये डिसाइड करना है। क्लियर? अब आइए इन सब डिसीजंस को डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या लिखा है। सबसे पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसे भी मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व्स द डिसीजंस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैपिटल और कमिटमेंट ऑफ फंड्स टू द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट वुड यील्ड मैक्सिमम बेनिफिट इन द फ्यूचर। अब जैसे मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, आपको प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं अवेलेबल कि आप फंड्स जो है आप प्रोजेक्ट ए में लगा सकते हो, आप फंड्स प्रोजेक्ट बी में लगा सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस में इन्वेस्ट करने से मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होगा, जिससे कि मैं जो अपना फंड्स अवेलेबल है वो उस प्रोजेक्ट को डिसाइड कर पाऊं कि जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोजेक्ट बी में मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है तो मैं किस में फंड्स लगाऊंगा? प्रोजेक्ट बी में। वेरेज अगर मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट ए में मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा तो मैं प्रोजेक्ट ए में लगाऊंगा। तो इस सब का डिसीजन लेना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। इसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले बात, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट। एक नया इन्वेस्टमेंट जो मैं करूंगा उसका क्या हमारा प्रॉफिट या फिर रिटर्न रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोजेक्ट ए में मुझे 10% का रिटर्न मिल रहा है, वेराज प्रोजेक्ट बी में मुझे 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो मैं प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्टमेंट करूंगा रेदर देन प्रोजेक्ट ए। और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ द कट ऑफ रेट अगेंस्ट द प्रोस्पेक्टिव रिटर्न ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट कुड बी कंपेयर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 12% का तो मिलना ही मिलना चाहिए। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने अगर 10 लाख रुपए प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने हैं तो उस पर मुझे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी अगर मैं वही पैसा कहीं और जगह लगाता तो मुझे 12% तो मिलता ही मिलता। वेरेज अगर मुझे मिल रहा है कि प्रोजेक्ट बी में 15% है और प्रोजेक्ट ए में 10%, तो ये प्रोजेक्ट बी वाला मेरी कट ऑफ को पार कर गया, मतलब मेरी कट ऑफ से भी ऊपर चले गया, तो मैं प्रोजेक्ट बी में लगाऊंगा रेदर देन प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए में क्योंकि मेरी कट ऑफ रेट भी मीट नहीं कर पाया। क्लियर? तो करेक्ट कट ऑफ रेट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे भी मैंने बताया, अगर वही पैसा मैं किसी और प्रोजेक्ट में लगाता तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है कि उसमें मुझे इतना 12% का तो रिटर्न मिलता ही मिलता, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मेरी। क्लियर? तो वही कट ऑफ रेट होता है। इसके बाद आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग और द कैपिटल मिक्स डिसीजन। इसमें क्या करना है? इसमें मैंने कहा था ना कि मुझे अगर प्रोक्योर करना है, फंड्स का प्रोक्योरमेंट करनी है, मतलब फंड्स मुझे चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अब उसके दो सोर्सेज मेजर रहते हैं, डेट और इक्विटी। तो कौन सा सोर्स मेरा बेस्ट रहेगा और क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, वो सब चीजों का डिसाइड करना फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन कहलाता है। जैसे फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड्स व्हेन, कब, वेयर, कहां और हाउ, कैसे टू एक्वायर द फंड्स टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड। फर्म की इन्वेस्टमेंट नीड को पूरा करने के लिए जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है वो कहां से लेके आएगा, कब लेके आएगा और कहां, कब, कहां और कैसे, ये सब चीजें हमें डिसाइड करनी है। एक फाइनेंशियल मैनेजर का रोल बैठता है कि वो कैसे उन सब का पूर्ति करेगा या फिर उसे फुलफिल करेगा। क्लियर? इसके बाद है सेंट्रल इशू। इसमें कुछ सेंट्रल इशू आ जाते हैं। क्या क्या? टू डिटरमाइन द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी इन डेट। जैसे अभी मैंने बताया कि इक्विटी बेस्ट रहेगी, डेट बेस्ट रहेगा, या दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उसे डिसाइड करना एक प्रॉब्लम रह जाती है कि इक्विटी बेटर रहेगी या डेट बेटर रहेगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। क्लियर? द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को जो होता है ना, वही होता है मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 16 यानी 1 करोड़ का डेट, मुझे 1 करोड़ का फंड्स चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
ठीक है, चलो वो तो डिसाइड हो गया कि 1 करोड़ चाहिए। अब 1 करोड़ को मैं कैसे, कि कितना प्रोपोर्शन में इक्विटी का लूं, कितना प्रोपोर्शन में डेट का लूं, तो वो कैसे डिसाइड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं डिसाइड भी कर लिया, चलिए मैंने डिसाइड भी कर लिया, मैंने 40 लाख की इक्विटी ले ली और 60 लाख का डेट ले लिया। क्लियर। तो ये जो 1 करोड़ रुपए मेरे पास आए हैं वो क्या है, मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर है मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर। Financial manager strives to obtain the best financing mix or the optimum capital structure for his firm. Optimum basically होता है best suited for the organization. तो एक फाइनेंशियल मैनेजर का रोल ये रहता है कि वो बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स डिसीजन बनाए, यानी उनका कॉम्बिनेशन बेस्ट डिसाइड कर पाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक तो शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके और उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ सके, यानी कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन का फायदा ही फायदा रहे। ये सब चीजें फाइनेंशियल मैनेजर का रोल रहता है। फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड ऑप्टिमम, यानी बेस्ट तब सूट करेगा जब व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मैक्सिमाइज, जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमाइज हो जाए और प्रॉपर बैलेंस विल हैव टू बी स्टक बिटवीन द रिटर्न एंड रिस्क, यानी प्रॉपर बैलेंस भी हो हमारे पास, रिस्क का भी और रिटर्न का भी। फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि मुझे रिटर्न तो चाहिए बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है, उस केस में मेरा हो सकता है फायदा कम नुकसान ज्यादा हो जाए। वेरएज मुझे ये भी देखना है कि रिटर्न, मान ले मैं रिस्क तो नहीं लेना चाह रहा बट उसका रिटर्न ही कुछ नहीं है, वो अगर मैं किसी एफडी भी कराता, एफडी सिक्योर्ड रहती है, एफडी में फॉर एग्जांपल मुझे 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो एफडी में कराने में उसमें रिटर्न तो इतना नहीं है, तो उसमें रिस्क भी कुछ नहीं है। तो वो उसका एक प्रॉपर बैलेंस बिठाना जिसमें कि रिस्क भी सही हो, रिस्क भी नॉर्मल रिस्क हो और रेट ऑफ रिटर्न भी हाई हो। ठीक है, वो उसका बेस्ट सूटेड फाइंड आउट करना, बेस्ट सोर्स फाइंड आउट करना। क्लियर। ये हो गया हमारा फाइनेंसिंग और कैपिटल मिक्स डिसीजन। इसके बाद आता है अपना डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन होता है कि बेसिकली हमने प्रोक्योर कर लिया, हमने इन्वेस्ट कर लिया, अब जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया है उसका क्या करना है, हमें क्या उसे डिक्लेयर कर देना है, यानी डिविडेंड डिक्लेयर कर देना है, या फिर उसे रिटेन करके चलना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका एक डिसीजन लेना, इसका एक प्रॉपर मिक्स बैठाना ही डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। चलिए, तो द एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल द प्रॉफिट्स, यानी क्या फर्म को पूरा का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए डिविडेंड के रूप में, या फिर रिटेन देम एज अ रिटेन अर्निंग, और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन और रिटर्न अ बैलेंस, यानी क्या पता है उसे थोड़ा बहुत मतलब उस 3 तरह के हो सकता है। अगर मान लीजिए 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, यानी 100 के 100 आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिविडेंड के रूप में, 100 के 100 आप रिटेन कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन आप सेटअप कर सकते हैं 40-60 का, 30-70 का, या 50-50 का, आपके ऊपर है। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा, जिससे कि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके शेयर होल्डर्स को। तो उसका एक मिक्स बिठाना ही फाइनेंशियल मैनेजर का रोल रहता है। Like the debt policy, dividend policy should be determined in terms of its impact of the shareholder value. यानी जैसे हमने पिछले बात करी थी ना डेट पॉलिसी में, कि हमें डेट उतना मतलब शेयर होल्ड, हमें इक्विटी स्ट्रक्चर इतना लेना है ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे सके इक्विटी स्ट्रक्चर को, इक्विटी शेयर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो उसी तरह हमें डिविडेंड डिसीजन भी इसी तरह लेना है ताकि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट मैक्सिमम हो सके। क्लियर। इसी में भी आ गया ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज द वन that maximizes the market value of the firm share. Optimum यानी best policy, best dividend policy is the one in which the shares value is maximum, जिसमें maximum value हो जाए शेयर्स की, वही हमारी बेस्ट ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी कहलाएगी। अब एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिटरमाइन द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है वो भी आगे हम देख रहे हैं। इसमें बेसिकली हमें 2 मॉडल डिस्कस करने पड़ेंगे आगे चल के, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम केवल ब्रीफ ले रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। आगे चल के हम अगली कुछ यूनिट्स में देखेंगे डिविडेंड डिसीजन की, जो हमारी डिविडेंड के रिलेटेड जो यूनिट आएगी उसमें हमें देखना पड़ेगा 2 तरह के मॉडल हैं, एक वॉल्टर मॉडल और एक गॉर्डन मॉडल। हम उसे डीप में डिस्कस करेंगे, हम उसे डीप में डिस्कस करके मतलब समझेंगे। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने इसमें, इस चीज में ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे चल के, तो हमें इसमें भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक बस मैंने ब्रीफ दे दिया कि एक वॉल्टर मॉडल रहेगा, एक गॉर्डन मॉडल रहेगा, ये ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो डिसाइड करने में। ठीक है, तो द पे आउट रेशियो इज इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड टू द अर्निंग अवेलेबल टू द शेयर होल्डर। यानी पे आउट रेशियो क्या होता है, पे आउट रेशियो ये होता है कि आपने कितना डिविडेंड पे करा है शेयर होल्डर्स को इन प्रोपोर्शन टू दी उसके जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई है उसमें। ठीक है, तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपए डिविडेंड पे करा है शेयर होल्डर्स को, 100 रुपए का डिविडेंड पे करा है और उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 40 से 50 हो गई, 10 का इंक्रीमेंट हो गया,
तो आपका कितना परसेंट हुआ, 10% का आपका देखा जाए तो पे आउट रेशियो रहा है, आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल। क्लियर? यस। इसके बाद आता है लिक्विडिटी डिसीजन। लिक्विडिटी डिसीजन अब क्या होता है देखते हैं। करंट एसेट्स शुड बी मैनेज्ड एफिशिएंटली फॉर सेफगार्डिंग द फर्म्स अगेंस्ट द डेंजर ऑफ इलिक्विडिटी एंड इंसॉल्वेंसी। जैसे मैंने कहा था लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी ये होता है कि आपके पास करंट एसेट्स का अवेलेबिलिटी कितनी है इन फुलफिलिंग द करंट लायबिलिटीज या इन पेइंग ऑफ द करंट लायबिलिटीज, वो रहता है लिक्विडिटी। तो करंट एसेट्स में इस तरह से एफिशिएंटली मैनेज करना ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन ना आ पाए जिसमें कि हमारी इलिक्विडिटी की सिचुएशन हो जाए या फिर इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स अफेक्ट द फर्म प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड रिस्क। अब जो इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं करंट एसेट्स में, वो 3 चीजों को अफेक्ट करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारी लिक्विडिटी को, हमारे रिस्क को। हमारी 3 चीज को अफेक्ट करेगी, किस किस को, प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी जो लिक्विडिटी है और हमारा रिस्क, इन 3 चीज को अफेक्ट करेगी। अब वो कैसे करेगी, अगर मान लीजिए आपने करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स में कम इन्वेस्टमेंट करा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ज्यादा होगी क्योंकि आपने फिक्स एसेट्स में ज्यादा कर दिया। आपने अगर फिक्स एसेट्स में ज्यादा कर दिया ना तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब वो कैसे होगी, क्योंकि अगर आप करंट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब आ जाते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी कब बढ़ेगी, अगर आप ज्यादा फंड्स करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी लिक्विडिटी बनी रहेगी, यानी आपके पास लिक्विड फंड्स ज्यादा अवेलेबल रहेंगे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आप जो जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं या आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है उन्हें पे ऑफ कर पाओ टाइम टू टाइम। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी। अब रिस्क तब ज्यादा होगा जब आप करंट एसेट्स में आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। एक रिस्क के लिए आपको दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप करंट एसेट्स में ज्यादा करेंगे तो आपका रिस्क कम रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप फिक्स एसेट्स में ज्यादा करेंगे तो आपका रिस्क कम रहेगा। आपको इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ज्यादा है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ज्यादा है तो आपको करंट एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ज्यादा है तो आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स में यानी फिक्स एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिस्क को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो अ कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी व्हाइल मैनेजिंग द करंट एसेट्स। अब देखा गया ये है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है और लिक्विडिटी होती है ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो हमारी लिक्विडिटी हमेशा कम रहेगी, अगर हमारी लिक्विडिटी ज्यादा है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम रहेगी। ऐसा क्यों, मैंने अभी ऊपर बताया आपको प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपका फिक्स एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और लिक्विडिटी कब बढ़ेगी, जब आपका करंट एसेट में। ये दोनों अपोजिट है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि लिक्विड करंट एसेट में भी ज्यादा कर दें, आप फिक्स एसेट में भी ज्यादा कर दें। दोनों पॉसिबल नहीं है। आप केवल एक में कर सकते हो, या तो आप करंट एसेट में ज्यादा कर दें या फिर आप फिक्स एसेट में ज्यादा कर दें। तो आपको इसमें कंफ्लिक्ट रहता ही रहता है कि आप किस में ज्यादा करेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में एक इनवर्स रिलेशनशिप है व्हाइल मैनेजिंग द करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को मैनेज करने में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। इफ द फर्म डज नॉट इन्वेस्ट सफिशिएंट फंड्स इन द करंट एसेट्स इट मे बिकम इलिक्विड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास करंट एसेट्स में कम पैसा होगा तो आपको करंट लायबिलिटीज पे ऑफ करने में आपको दिक्कत आएगी, आपको इलिक्विड की सिचुएशन आ सकती है आपकी फर्म के अंदर। Rather than it may become illiquid, but it would lose the profitability as idle current assets would not earn anything. अब अगर आप क्या करते हैं, अगर आप करंट एसेट्स में ज्यादा कर लेते हैं, आपको लिक्विडिटी ज्यादा चाहिए, आपने करंट एसेट्स में ज्यादा कर दिया, तो इस केस में आप प्रॉफिटेबिलिटी को लूज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने फिक्स एसेट्स में कम इन्वेस्टमेंट करी है। फिक्स इन्वेस्टमेंट अगर कम करी हुई है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं कम रह जाएगी। क्लियर? चलिए, इसके बाद दस द प्रॉपर ट्रेड ऑफ मस्ट बी अचीव बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। यानी प्रॉपर ट्रेड ऑफ का मतलब ये होता है प्रॉपर बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड। प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है, यानी प्रॉपर हमें बैलेंस बना के चलना है करंट इन्वेस्टमेंट में और हमारा जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसमें, कि करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट भी इन प्रोपोर्शन टू फिक्स इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यानी कुछ ऐसा बैलेंस बनना है जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ना गिरे और हमारी लिक्विडिटी भी ना गिरे। ये सब चीजें Financial manager must estimate firm's need for the current assets and make sure that the funds would made available when needed. अब फाइनेंशियल मैनेजर का रोल ये आता है कि उसे एक प्रोपोर्शन में, यानी उसे देखना पड़ेगा कि करंट फर्म की नीड क्या है करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने के, कि ताकि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नीड हो फंड्स की तब वो अवेलेबल करा सके। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लिक्विडिटी डिसीजन। आई होप आपको समझ आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ साथ मैं आपको पूरे फ्रेम में दिखा रहा हूं, पूरी एक्टिविटी पूरे डिसीजन दिखा रहा हूं। चलिए, इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजर का रोल क्या है।
ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजर के कुछ 4 रोल हैं बेसिकली। पहला है रेजिंग ऑफ फंड्स, फंड्स को रेज करने, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इसे प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट, फंड्स को अवेलेबल कराना टू द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जब भी एक फर्म को नीड हो तब वो उसके पास फंड्स अवेलेबल हो जाए। एलोकेशन ऑफ फंड, अब एलोकेट करना, उसका यूटिलाइजेशन, इसे हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि आपको किस प्रोजेक्ट में या फिर किस जगह आपको इन्वेस्ट करना है, फर्म के जो आपके फंड्स आया है उसे, वो होता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। एक प्रॉपर बैलेंस बिठा के चलना है आपको हर जगह, एक प्रॉपर डिसीजन, आपको एक बेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी गिरे ना। ठीक है। तीसरा होता है प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग आप ये क्या होता है? इट इज द ऑपरेटिंग डिसीजन इन द एरिया ऑफ प्राइसिंग, कॉस्ट, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड फर्म सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइन। मतलब आपको एक प्रॉफिट प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि आपको किस जगह इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और उसका कितनी कॉस्ट रहेगी, उसका क्या प्राइस रहेगा, उसका क्या वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट कितना रहेगा। अगर मान लीजिए मैं प्रोजेक्ट ए में कर रहा हूं, उसकी क्या कॉस्ट है, उसका क्या प्राइस है पहली बात, उसके बाद क्या कॉस्ट रहेगी, जो उसका आउटपुट निकलेगा उसका कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट निकल सकता है उसमें से, और फर्म्स का क्या सिलेक्शन प्रोडक्ट लाइन है, क्या वो सीवीपी यानी कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रोडक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके एक ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? यस, आई होप। चौथा है ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल मार्केट ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ एंड द लास्ट वन। तो अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल मार्केट क्या होता है? इट डील्स विद द कैपिटल मार्केट इन विच द फर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ये बेसिकली डील करता है कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट कौन सी होती है? शेयर मार्केट, इन विच द फर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। फाइनेंशियल मैनेजर शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ कैपिटल मार्केट। एक फाइनेंशियल मैनेजर का ये रहता है कि उसे पूरा कैपिटल मार्केट का कैसे वो काम करता है, उसकी नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके। एंड द वे इन विच द सिक्योरिटीज आर ट्रेड वैल्यूड। एक की वैल्यू, जो हमारी मार्केट में जो सिक्योरिटीज उनकी वैल्यू कैसे करी जाती है, उनकी वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे गिरती है, उनकी कैसे वैल्यू लगाई जाती है। एंड ऑल्सो नो हाउ द रिस्क इज मेजर्ड इन द कैपिटल मार्केट। और उसे ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा रिस्क है वो कैसे मेजर करा जाता है कैपिटल मार्केट में। तो ये बेसिकली 4 रोल देखें। 4 रोल क्या है, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रोल ये था कि उसको प्रोक्योर करना, उसे प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स यानी रेजिंग ऑफ फंड्स। दूसरा है एलोकेशन ऑफ फंड्स, उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तीसरा है प्रॉफिट प्लानिंग, कि उसे किस में ज्यादा करना है ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाए। ठीक है। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल मार्केट, क्योंकि जितनी भी डीलिंग होगी वो हमारी कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट में होगी। तो अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल मार्केट की उसकी वर्किंग कैसे है, सबसे पहली बात उसकी वर्किंग कैसे है, उसके ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ कैपिटल मार्केट। देन उसके बाद द वे इन विच द सिक्योरिटीज आर वैल्यू, उनकी सिक्योरिटीज की वैल्यू कैसे लगाई जाती है, कैसे बढ़ती है, कैसे गिरती है, उस सब चीज के बारे में। और साथ ही साथ उसमें रिस्क कैसे मेजर करा जाता है कैपिटल मार्केट में। क्लियर? तो आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा एक बार दोबारा रिवाइज करिए, आप इसे दोबारा देखिएगा वीडियो को, आपको जरूर समझ आएगा। मैंने अपना पूरा बेस्ट एफर्ट दिया है ताकि आपको कहीं ना कहीं आपको समझ आ सके ये चीज, क्योंकि आपके लिए थोड़ी बहुत आपके एडवांस लेवल की है। आपके 12th में आपने बेसिक पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा एडवांस चला है। तो ये अभी फिलहाल जो थी ये 12th तक ही का लेवल ही था, इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बढ़ाना शुरू करा है लेवल, ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग बन पाए और आपको ये चीजें समझ आ सके। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।